गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर का हमारा सेशन। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है और एक दो क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में डाला है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर सकें। तो ऐसे पढ़ने में आपको फ़ायदा भी है क्योंकि अगर आप कहीं भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं तो उसमें आपका पॉइंट बहुत ही कवर होते हैं और उसके साथ साथ में जो भी उसका पूरा बेस होता है वो भी क्लियर हो जाता है। और आजकल क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न भी यही हो गया है। तो कट टू क्वेश्चंस, अगर कट टू कट हम क्वेश्चंस देंगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सीधा उत्तर होता है, वरना उत्तर तो घुमाकर ही देना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी चीज़ें हमें किसी भी करंट अफेयर के बारे में पता होती हैं उतनी चीज़ें तो वो प्रश्न में ही पूछ देते हैं और उत्तर तो कुछ और ही होता है। तो इसीलिए डीप पढ़िए, अच्छा पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सकता है डीप पढ़िए क्योंकि करंट अफेयर बहुत डीप पूछा जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1 जून का आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। आज है 1 जून और अगर कोई नई शुरुआत करना चाहता है तो मुझे लगता है एक नई तारीख, किसी भी महीने की या नए साल का नया दिन, इस तरीके से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर को याद करना या रिवीजन करना शुरू नहीं किया है तो आज आपके लिए बेहतर दिन है और 1 जून से आप शुरुआत कर सकते हैं कि अब से मैं रेगुलर करंट अफेयर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इसको अपने डेली रूटीन में मतलब ऐड कर सकते हैं। तो अब आप रोज़ पढ़िएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि आपको चयन करना है सही कथन का। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो केरल में मॉनसून से रिलेटेड कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इसमें कहा है कि केरल में मानसून 3 जून को आएगा। अब हमें देखने को मिलता है कि केरल में मानसून जो है वो 1 जून को आ जाता है क्योंकि ये जो दिन है ये लगभग तय कर रखा गया है, इस तारीख तक केरल में मानसून आ जाता है। फिर कह रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्या ऐसा है? और फिर है मौसम पूर्वानुमान एजेंसी जिसका नाम है स्काई मेट, इसने कहा है कि मानसून केरल पहुंच चुका है। जबकि जो भारतीय मौसम जो विभाग है उसका कहना है कि जो 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि मानसून केरल पहुंच गया है, उन 3 पैरामीटर्स पर जो मानसून है, ये जो बारिश अभी केरल में थोड़ी छुटपुट बारिश हुई है वो खरी नहीं उतरी है। तो इसीलिए भारतीय मौसम जो विभाग है उसका पूर्वानुमान कुछ और है और स्काई मेट का कहना कुछ और है। तो आप देख लीजिए कि ये इसका सही कथन कौन सा होना चाहिए। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों कथन ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सही है। ये तीनों कथन सही हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बार कोई कथन गलत ही हो। ये तीनों कथन इस बार सही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये जो मानसून है इस बार 3 जून को आएगा, 1 जून को नहीं आएगा, ये 3 जून को आएगा और 2 दिन की देरी के साथ आएगा। इसके साथ साथ में ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। अगर आपने मानसून के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जो जून जुलाई के आसपास आता है। ये जून जुलाई अगस्त तक या इससे बारिश होती रहती है। हमें उत्तर भारत में इसी के कारण बारिश अधिकतर देखने को मिलती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो अरब सागर से उठता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट इसका नाम है, इसने कहा है कि मानसून केरल पहुंच चुका है क्योंकि वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है और जो भी पैरामीटर्स हैं उनको वो पूरा कर रही है, धीरे धीरे ही सही। तो इसका कहना है कि मानसून केरल पहुंच चुका है। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें इस तरह के कुछ आंकड़े बताए गए थे। आपको इन्हें याद रखना है कि इस बार मानसून 1 जून नहीं बल्कि 3 जून को आने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ग्रामीणों के लिए बेल ऑफ फेथ अर्थात धर्म घंटी योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये धर्म घंटी या फिर बेल ऑफ फेथ ये है क्या? सबसे बड़ी चीज़ ये है किसने शुरू की गई है, किसके राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। केरल इसका राइट आंसर है, बेल ऑफ फेथ या फिर धर्म घंटी। कोविड-19 के दौरान ये शुरू की गई है। अब इसमें क्या कुछ इसकी खास बातें हैं वो भी हम जान लेते हैं बेल ऑफ फेथ के बारे में। तो धर्म घंटी अर्थात बेल ऑफ फेथ जो योजना है ये केरल की सामुदायिक पुलिसिंग योजना के अंतर्गत एक सुरक्षा योजना है। कैसी योजना है? ये एक सुरक्षा योजना है, मतलब इसमें किसी ना किसी व्यक्ति को सुरक्षा पहुंचाई जाएगी।
अब कौन है वो व्यक्ति जिन्हें इसके माध्यम से सुरक्षा दी जाएगी? तो बेल ऑफ फेथ में बुजुर्ग नागरिक जो कि आपात स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज करके अपने पड़ोसियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके वो मदद ले सकेंगे। अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, पड़ोसी को भी नहीं पता चल पाता है कि स्थिति क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि अगर हमारे आसपास के घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उनके यहाँ सिर्फ बुजुर्ग कैंडिडेट ही हैं, जैसे 2 बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उनके बच्चे कहीं विदेश में बाहर रहते हैं, कई बार ऐसे हमें देखने को हमारे आसपास दिखता है कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, लेकिन वो बेचारे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो दो लोग या 1 लोग या जितने भी पर्सन हैं अकेले रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनको कोई समस्या होती है तो पड़ोसियों को पता भी नहीं चलता है। कई बार तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिले हैं कि उनकी घर के अंदर, एक बंद घर के अंदर मृत्यु हो जाती है, और जब पड़ोसी तब नोटिस कर पाते हैं जब घर से किसी भी प्रकार की सड़ने की महक आती है। तो ये बहुत ही दुखद समस्या है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति रहता है तो उसके साथ में थोड़ा व्यवहारिकता बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बेल ऑफ फेथ इसी का काम करेगी कि अगर उन बुजुर्ग व्यक्ति को कोई समस्या अचानक से बन जाती है तो वो इस अलार्म के माध्यम से, इसमें तेज़ आवाज़ होगी, जैसे ही वो इस अलार्म को पुश करेंगे इसमें तेज़ आवाज़ होगी और आस पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि ये मुसीबत में है और वो उनकी मदद कर सकेंगे। केरल में वर्ष 2018 से ये योजना कार्यान्वित की जा रही है, मतलब पहले से चल रही है, लेकिन इस समय इसका पुरजोर कह सकते हैं समर्थन किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, जाते भी नहीं है एक दूसरे के घर, कि दूसरे के घर में इस समय क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। तो हर इंसान खुद को बचाने के लिए अपने घर में कहीं ना कहीं कैद है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरीके का कोई कार्य हमारे सामने आएगा तो अगर पड़ोसी स्वयं ना जा सके तो पुलिस को इस बात की खबर कर सकेंगे, तो ऐसे उन्हें मदद मिल सकेगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि इन कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन है कि कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फंड योजना शुरू की गई है। ये सारे क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड हैं, बट हम इन्हें डीप वे में पढ़ रहे हैं। अगर 1 लाइनर पढ़ाती तो हो सकता है 1 लाइन में बेल ऑफ फेथ बाय केरल डायरेक्ट निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है। इसमें माता पिता या अभिभावक को खोने वाले सभी बच्चे शामिल हैं। जिन लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान अपने माता पिता या जो भी उनके अभिभावक थे जो उनकी देखभाल करते थे उन्हें खो दिया है, वो सभी बच्चे इसमें शामिल हैं। इसमें बच्चों के नाम पर 5 लाख का सावधि जमा किया जाएगा। 5 लाख का सावधि जमा किया जाएगा। अब आपको गलत कथन का चयन करना है, मतलब इसमें से कोई ना कोई कथन या फिर सारे कथन गलत हो सकते हैं। तो पहला और तीसरा, केवल 3 या फिर केवल 2। तो जो कथन इसमें गलत है वो है तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। ये जो तीसरा कथन है ये गलत है। इसमें बच्चों के नाम पर 5 लाख का सावधि बीमा नहीं बल्कि 10 लाख का, यहाँ पर आप याद रखिए 10 लाख का सावधि बीमा जो आप कह सकते हैं वो कराया जाएगा बच्चों के नाम का, जिसको हम लोग एफडी टाइप बोलते हैं, वो बच्चों के नाम की कराई जाएगी, ताकि जब वो 18 वर्ष के हो जाएं तब वो इस पैसे का यूज़ अपनी आने वाली भविष्य की जो भी उनकी योजनाएं हैं उसमें उन्हें प्रयोग कर सकें। तो सरकार फिलहाल कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है, अपने स्तर पर जो भी कर सकती है, क्योंकि इस स्थिति में अगर देखा जाए, अगर इन बच्चों को आज अनाथ छोड़ दिया जाता है तो कल इनके कुछ भी बनने के चांसेस हमारे सामने देखे जा सकते हैं। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ये अनाथ बच्चे हैं, हो सकता है कि ये किसी ऐसी गलत अवधारणा का शिकार हो जाए और इनका देह व्यापार कर दिया जाए या फिर इनको भिखारी बनाकर सड़कों पर बिठा दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ के बच्चों को, उनके नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये उस सुरक्षा के तहत ही है कि भविष्य इनका बेहतर किया जाएगा, उच्च शिक्षा दी जाएगी, बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। और हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं में इनको 5 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की इनको समस्या होती है तो 5 लाख का हर बच्चे का बीमा भी कराया जाएगा, वो भी सरकार की तरफ से। और सिर्फ इस पीएम केयर्स जो फॉर चिल्ड्रन जो इनका ये फंड शुरू हुआ है जो योजना शुरू हुई है, इस योजना के माध्यम से तो ऐसे एक एक पॉइंट को कवर करना है। जो एग्जामिनर है वो कोई भी पॉइंट उठा सकता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा सतर्क रहना है और उसके कोई भी पॉइंट उठाने से पहले ही हमें उसे कवर करना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ये जो कथन है आपको इन पर विचार करना है। पहला है कि कैली क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्या ऐसा है कि कैली कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? फिर ये अटलांटिक महासागर तट से जुड़ा हुआ एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है। और तीसरा है कैली कोका नदी के पश्चिम में स्थित है। ये 3 कथन है। और ये कैली चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। जो कैरिबियाई सेना थी उसने कैली पर अपना अधिकार कर लिया है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि जो कोलंबियाई सेना थी उसने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये चर्चा में है, और चर्चा में है इसीलिए हमारे लिए ये जगह बहुत फेमस हो जाती है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कैली को हम सोचते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से ये पूछा गया, हमें तो समझ ही नहीं आया, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो एग्जामिनर पकड़ कर रखता है और वही क्वेश्चन बनाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें पकड़ के भी रखना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या फिर सारे सही हैं? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो इसमें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर है वो है 1 व 3। अब देखते हैं कि पहला और तीसरा कथन था कौन सा। तो ये जो कैली क्षेत्र है ये क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल सही बात है। और ये अटलांटिक महासागर तट से जुड़ा हुआ एकमात्र कोलंबियाई शहर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हम कैली के बारे में पढ़ रहे हैं ये अटलांटिक महासागर से नहीं, बल्कि ये जो है प्रशांत महासागर से इसके तट से जुड़ा हुआ एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है। देखिए मैं मजबूर हूँ इस समय आपको, अदरवाइज मैं इसमें मैप ऐड करती और आपको दिखाती इसी समय कि प्रशांत महासागर पर कहाँ पर स्थित है। इसीलिए आपके लिए ये टास्क है, आपके पास एटलस है, आप उस एटलस में देखिए कि इस कैली की जो स्थिति है, कोलंबिया कहाँ पर है, उसमें कैली की स्थिति कहाँ पर है। ये आपका आज का होमवर्क है। फिर ये तो कथन हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि कैली जो है अटलांटिक महासागर के तट पे नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के तट पर हो जाता है। और कैली कोका नदी के पश्चिम में स्थित है। इसकी एक कोका घाटी पड़ती है जिसमें ये स्थित है। तो कैली कोका नदी के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है, कह सकते हैं कि यहाँ पर सेना का अधिकार कर लिया गया है, पूरे राज्य पर नहीं, सिर्फ इस कैली क्षेत्र पर। तो यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर सेना ने अपना कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये चर्चा में इस समय बना हुआ है। वैश्विक उथल पुथल बहुत हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम माली की बात करें या म्यांमार की बात करें। तो ऐसी वैश्विक उथल पुथल जिस भी देश में हो रही है उसको पूरा का पूरा कवर करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वो कौन सी बैंक है जिस पर आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कुछ त्रुटियां पाई गई थी 1934 का जो आरबीआई का एक्ट है उसके माध्यम से आरबीआई उसके नियम हैं जिनके आधार पर वो किसी भी बैंक पर जुर्माना लगाती है या उसका लाइसेंस रद्द कर देती है या जो भी उस पर बैन भी लगा सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर एचडीएफसी बैंक पर हम देखें तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और वो भी लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो अब आपको हमें बताना है कि एचडीएफसी बैंक के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन है और इस समय इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन हो जाते हैं। तो ये आपको बताना, इसीलिए यहाँ पर मैंने एचडीएफसी को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। आपको इसके बारे में नॉलेज देनी है। तो आज के आपके 2 होमवर्क हो गए। एक तो कैली को आपको देखना है मैप में, एटलस में, और उसके बाद आपको एचडीएफसी के बारे में जो नॉलेज देनी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलेरिया लुसेली ने, इनका नाम है बिलेरिया लुसेली, इन्होंने लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। ये किस देश की हैं? अब आपको बताना है कि जो बिलेरिया लुसेली हैं इन्होंने डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीत लिया है। इनकी 5वें उपन्यास के लिए जिसका नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव, ये इनका उपन्यास है, मतलब नोवेल है ये, और जिसका नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव, और इनका ये 5वां नॉवेल है। ये भी आप याद रख सकते हैं, वैसे कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन ये इनका 5वां नॉवेल है। अब आपको बताना है कि ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो ये है मैक्सिको से, इनका जो जन्म हुआ है वो मैक्सिको में हुआ है, तो ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जीता है डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021।
अब ये जो पुरस्कार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पुरस्कार 1994 में स्थापित हुआ था, मतलब 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये पुरस्कार सबसे बड़ी राशि वाले पुरस्कारों में से एक है, क्योंकि इसमें दिया जाता है 1 लाख यूरो पुरस्कार की राशि है। इसकी बहुत राशि है 1 लाख यूरो, तो 1 लाख यूरो जो है इसकी पुरस्कार की राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, बहुत ही फेमस चल रहे हैं इस समय, ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए कि असीमी गोइटा किस देश के संक्रमणकालीन राष्ट्रपति बने हैं। अब संक्रमणकालीन क्या है कि यहाँ पर इस देश में हुआ है सैन्य तख्ता पलट, और किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये सेना प्रमुख थे जिन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया है। यहाँ पर तो देश हो जाता है माली। माली ये देश है, तो यहाँ की जो संसद कह सकते हैं, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि जो निर्णयकर्ता होती हैं, तो निर्णयकर्ता ने फिलहाल इनको संक्रमणकालीन राष्ट्रपति बना दिया है, अध्यक्ष बना दिया है देश का, क्योंकि किसी की अध्यक्षता में तो देश चलेगा ही। तो जब तक कोई नई सरकार नहीं आती है या फिर सरकार और सेना के बीच में सहमति नहीं बनती है, तब तक हमें इन्हीं को देखना होगा, और जो भी सिचुएशन है यही हैंडल करेंगे। और फिलहाल ये इनका ही डिसीजन था कि इन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया है। कई सारे राजनीतिक कारण होते हैं, तो अगर लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कीचड़ है, और इसमें जो जाता है ना वो फंसता चला जाता है। तो वही कहीं ना कहीं ये सेना है, सेना को देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेना सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। तो असीमी गोइटा सेना के प्रमुख हैं, और इसके साथ साथ ये संक्रमणकालीन राष्ट्रपति बन गए हैं माली के। माली की अगर हम कैपिटल की बात करें, तो माली की कैपिटल है बमाको, और CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो जाती है। कैपिटल बमाको और मुद्रा है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसने मोनाश विश्वविद्यालय के साथ मिलकर फैक्ट बस्टर डिटेक्टर विकसित किया है? अब ये फैक्ट बस्टर डिटेक्टर क्या है कि कई बार आप देखते होंगे, आपने अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई कॉल आप कह सकते हैं, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपने अटेंड नहीं की होगी, हो सकता है। तो ऐसा क्या होता है कि जब कई सारे लोग किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग, तो ऐसे में एक ये जो झूठी फेक ID वाले लोग हैं, ये लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं। जहाँ कहते हैं ना कि भीड़ में कौन आतंकवादी है पता नहीं चल पाता, वैसे ही ये ऑनलाइन भी है कि भीड़ में कौन सा व्यक्ति झूठा है, फेक ID बना करके आया है और सिर्फ डेटा को लीक करने के लिए आया है। तो ऐसे व्यक्ति को पहचान करने के लिए ये फेक बस्टर डिटेक्टर बनाया गया है, और किसके द्वारा? तो IIT रोपड़ ने मिलकर बनाया है मोनाश विश्वविद्यालय के साथ में। IIT रोपड़ और मोनाश विश्वविद्यालय ने मिलकर ये फेक बस्टर डिटेक्टर बनाया है, जो किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोई फेक ID जो घुसती है, डेटा को लीक करने की कोशिश करती है, उसको पकड़ कर ये बाहर कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरन्नुम रियाज का निधन हो गया, जो किस भाषा की कवि थी? आपको बताना है, इनका नाम है तरन्नुम रियाज, इनका निधन हो गया है। ये किस भाषा की कवि थी? तो फिलहाल ये उर्दू भाषा की कवि थी। तरन्नुम रियाज इनका निधन था, ये उर्दू भाषा की कवि थी। कवि के साथ साथ उर्दू भाषा की तो कवि ये थी ही, इसके साथ साथ में पूर्व AIR की न्यूज़ रीडर भी थी। AIR की ये न्यूज़ रीडर भी थी, और इसके साथ साथ में उर्दू कवि भी थी। तो ये दोनों बातें आप इनके बारे में याद रख सकते हैं, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। अब 29 मई को ही मनाने का क्या रीज़न है? तो 29 मई को ही पहली बार एवरेस्ट पर फतेह की गई थी, इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हम मनाते हैं। 2008 में नेपाल सरकार ने इसको मनाने की घोषणा की थी कि 2008 से हम 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाएंगे, जो कि नेपाल ने ये डिसाइड किया था। क्योंकि एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में स्थित है, और जिसका नाम नेपाल में सागरमाथा भी है। तो ये सारी चीज़ें आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन का लेवल और भी अच्छा किया जा सके। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।